हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पाचन तंत्र को ही कंटिन्यू करते हुए फायरिंग्स या ग्रसनी से आज प्रारंभ करेंगे। एलिमेंट्री केनाल का जो ग्रसनी वाला भाग है उससे आज अपन शुरू करते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कि जो अपनी एलिमेंट्री केनाल होती है, आहार नाल होती है, ये मनुष्य में मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। तो मैंने सबसे पहले आपको मुख और मुख गुहिका के बारे में बताया था, ठीक है। मुख बताया था, मुख गुहिका के बारे में बताया था, फिर मुख गुहिका में जो जबड़े हैं उनमें जो दांत हैं उनके बारे में बताया था, ठीक। आज आहार नाल का नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट जो अंग होता है ग्रसनी, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रसनी, या इसको हम क्या कह रहे होते हैं, फायरिंग्स, ठीक। इसके बारे में बताएंगे, ओके। अब देखिए, ये जो ग्रसनी होती है ये मुख गुहिका से आगे वाला पार्ट होता है। मुख गुहिका में खुल जाता है, ग्रसनी आगे किस में खुलेगी, ग्रास नाल में खुल जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो मुख गुहिका होती है एवं ग्रास नाल होती है, इसकी जो मध्य वाला भाग होता है, बकल कैविटी एंड इसोफेगस के जो मध्य वाला भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी, ठीक। जैसे मैंने यहां पर बताया है, मुख गुहिका एवं ग्रास नाल के मध्य वाले भाग को क्या बोला जाएगा, ग्रसनी कहा जाएगा। यह श्वसन एवं पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है, अर्थात ये श्वसन के लिए और पाचन के लिए कैसा होता है, कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज का मतलब ये होगा कि यहां से मुख से हम खाना ले जाएंगे तो ये खाना पाचन तंत्र के रूप में आगे बढ़ता रहेगा, पाचन तंत्र इसको डाइजेस्ट करने के लिए काम कर रहा होता है। और ऊपर क्या है, ये नासा मार्ग होता है। ये नासा मार्ग अंतः नासा छिद्रों के द्वारा कहां पर खुलेगा, ग्रसनी में खुल जाएगा। इसलिए ग्रसनी दोनों काम कर रही होती है, अर्थात ग्रसनी वाले भाग से ही भोजन आगे कहां पर जा रहा होता है, ग्रास नाल में जा रहा होता है, और ग्रसनी वाले भाग से ही ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन के लिए जो हम काम कर रहे होते हैं, तो वहीं से O2 कहां पर जा रही होती है, श्वसन नलिका अर्थात ट्रैकिया में जा रही होती है। वापस वहां से CO2 भी उसी पार्ट से क्या होगी, बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कह रहे होते हैं कि यह श्वसन एवं पाचन तंत्र का कैसा भाग होता है, सम्मिलित भाग होता है, अर्थात कॉमन पैसेज कहलाता है। इट मींस फेरिंग्स किसका कॉमन पैसेज हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का और श्वसन का, अर्थात श्वसन और पाचन दोनों के लिए ये कैसा काम कर रहा होता है, सम्मिलित रूप से काम कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये होती है कि इसकी जो भित्ति होती है या इसकी जो संरचना होती है किससे बनी होती है, ऐच्छिक पेशियों से। ऐच्छिक पेशियों का मतलब होता है वॉलंटरी मसल्स, अर्थात उन पेशियों पर हमारी इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है। किसका, हमारी इच्छा शक्ति, विलिंग पावर का कंट्रोल होता है। इसलिए हम कह रहे होते हैं ये ऐच्छिक पेशियों से बना होता है, ठीक है। इसके पश्चात हम कह रहे होते हैं कि इसमें यूस्टैकी नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। कौन सी नलिकाओं के, यूस्टैकी नलिकाओं के इसमें क्या पाए जा रहे होते हैं, छिद्र। अब आप कहेंगे यूस्टैकी नलिकाएं क्या होती हैं। ये जो यूस्टैकी नलिकाएं होती हैं इनकी खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यूस्टैकियन, उन्होंने की थी। और ये ग्रसनी वाले भाग से निकलकर कहां पर जाती हैं, मध्य कर्ण की गुहा में चली जाती हैं, ठीक है। और इनमें जो हवा भरी होती है वो हमारे कान के पर्दे के दोनों तरफ एक समान दबाव बनाए रखती है, जिससे कान का पर्दा फटता नहीं है, अर्थात सुरक्षित बना रहता है। उसको पूरी तरह से ये सुरक्षित रखती है। अगर इस नलिका में किसी कारण से कोई ड्रॉपलेट चली जाए पानी की, तो क्या होता है, कान एकदम से बंद हो जाते हैं, ऐसा लगता है कानों से सुनाई नहीं दे रहा, या फिर इको आना शुरू हो जाता है। हम जो भी चीज बोल रहे होते हैं ऐसा लगता है डबल आवाज सुनाई दे रही होती है, ठीक है ना। तो वो नलिकाएं यूस्टैकियन के नाम से ही क्या नाम दे दिया इनको, यूस्टैकी नलिकाएं कह दिया गया। इन नलिकाओं के छिद्र भी कहां पर खुल रहे होते हैं, ग्रसनी वाले भाग में, ठीक है।
इसके पश्चात इसका जो पश्च भाग होता है उसमें भी दो अपर्चर पाए जाते हैं। एक अपर्चर ग्लोटिस होता है जिसको हम घाटी कह रहे होते हैं, और दूसरा अपर्चर गैलेट होता है जिसको निगलक द्वार कहा जाता है। कौन सा द्वार कहा जाता है? निगलक द्वार। अब देखिए जो निगलक द्वार है इसके द्वारा ग्रसनी कहां पर जुड़ जाती है? ग्रास नाल से जुड़ जाती है। अर्थात हम लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो उस खाने को किसके द्वारा निगला जाता है? गैलेट के द्वारा, और निगलने के बाद ये भोजन कहां पर पहुंच जाता है? ग्रास नाल में पहुंच जाता है। ठीक है, जबकि ये जो ग्लोटिस वाला भाग है ये घाटी कहलाता है, और ये कहां पर जुड़ेगा जाके? श्वसन नलिका में, जिसको ट्रैकिया कह दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर दो छिद्र दिखाए गए, एक ग्लोटिस और दूसरा गैलेट। ये जो ग्लोटिस होता है ये एक तरह से कंठ के रूप में क्लियर हो जाता है। समझ में आ गया? अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मुख गुहिका है और जो ग्रास नाल होती है इसके मध्य वाले भाग को ही हम क्या कह रहे होते हैं? ग्रसनी कह देते हैं। और यह ग्रसनी श्वसन और पाचन तंत्र का सम्मिलित भाग होता है। इसकी भित्ति कौन सी पेशियों से बनी होती है? ऐच्छिक पेशियों से बनी होती है, तथा इनमें यूस्टैकियन नलिकाओं के छिद्र होते हैं। पश्च भाग में भी दो छिद्र होते हैं, एक घाटी या ग्लोटिस और एक क्या होता है? निगलक द्वार। निगलक द्वार के द्वारा ही ग्रसनी किससे जुड़ जाती है? ग्रास नाल से जुड़ जाती है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब देखिए इसको और ज्यादा अगर आप चाहो तो क्लियर कर सकते हो। जैसे आप देखिए यहां पर मैं नॉस्ट्रिल लिख देता हूं। नॉस्ट्रिल का मतलब होता है नासा छिद्र, और ये किसमें खुल जाएंगे? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी का मतलब होता है नासा गुहा। ये जो अपर्चर है क्या बोलेंगे इनको? नासा क्षेत्र या नॉस्ट्रिल। ठीक है ना? और ये नॉस्ट्रिल कहां पर ओपन होते हैं? नेजल कैविटी में, नासा गुहा में। और ये नासा गुहाएं इंटरनल नेयर्स के द्वारा, अंतः नासा छिद्र के द्वारा किसमें खुलेंगी? फेरिंक्स में। फेरिंक्स मीन्स ग्रसनी में। ठीक है, और इधर आप देखिए ठीक इसके नीचे की तरफ, बीच में तालू आ रहा है, इसके नीचे की तरफ कहां से ये शुरू हो जाता है? माउथ अपर्चर से। माउथ किसमें खुल जाएगा? बकल कैविटी में। बकल कैविटी का मतलब क्या हो जाएगा? मुख गुहिका। मुख गुहिका कहां पर खुल जाएगी आगे? फेरिंक्स में खुल जाएगी। ठीक है ना? अब देखिए ये जो इंटरनल लेयर्स होता है, यहां ये इसमें खुल रहा है, यहां पर बकल कैविटी किसमें खुल रही है? फेरिंक्स में खुल रही है। अब आप बताइए कि ये श्वसन का काम कर रहा है और ये भोजन का काम कर रहा है, तो ये जो ग्रसनी है दोनों के लिए कॉमन हो गई ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये किसके लिए? श्वसन एवं भोजन के लिए एक कॉमन पैसेज का काम करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सम्मिलित भाग होता है। ठीक है ना? आगे मैंने कहा था कि ये जो होती है इसकी भित्ति ये ऐच्छिक पेशियों से बनी होती है। वॉलंटरी मसल्स, कौन सी मसल्स बना रही होती हैं? वॉलंटरी मसल्स बना रही होती हैं। साथ में मैंने कहा था इसमें यूस्टेकियन नलिकाएं खुल जाती हैं। कौन सी नलिकाएं? यूस्टेकियन नलिकाएं। किसने खोजा? यूस्टेकियन ने, इसलिए इनको यूस्टेकियन डक्ट्स कह दिया जाता है। कहां पर जाती हैं? मध्य कर्ण गुहा से जुड़ जाती हैं। ठीक है, और इसके आगे मैंने कहा था कि दो अपर्चर और पाए जाते हैं। एक क्या होता है? ग्लोटिस होता है, और दूसरा क्या होता है? गैलेट होता है। ग्लोटिस को हम घाटी कह रहे होते हैं, गैलेट को हम निगलक द्वार कह रहे होते हैं। इस वाले भाग से आना जाना किसका होता है? गैसेस का, O2 और CO2 का। ठीक है, क्योंकि ये किससे जुड़ता है आगे? श्वसन नाल ट्रैकिया से। और ये जो गैलेट है ये किससे जुड़ जाएगा? ये आगे जाकर के ग्रास नाल से जुड़ता है, मीन्स इसोफेगस से जुड़ता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? कौन सा वाला पार्ट? ग्रसनी। अब देखिए इसके बाद हम कौन सा भाग लेते हैं? इसका ग्रास नाल वाला भाग ले रहे होते हैं।
ठीक। ग्रास नाल में नाम क्या दिया जा रहा होता है, इसोफेगस। अब देखिए ग्रास नाल का अगर हम टीएस ले, ट्रांसवर्स सेक्शन ले, तो इसमें कितनी लेयर दिखाई दे रही होती है, 4 लेयर दिखाई दे रही होती हैं। कितनी लेयर्स, 4, अर्थात 4 स्तर इसमें हमें नजर आते हैं, जिसमें सबसे बाहर वाला स्तर क्या होता है, शिरोशा होता है। शिरोशा किससे बना होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक से बना होता है। फिर इसके अंदर की तरफ हम जा रहे होते हैं, ये मसल्स लेयर होती हैं, जिसमें ऊपर वाली जो लेयर है ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर है, जिनको हम अनुदैर्ध्य पेशी स्तर कह रहे होते हैं। इसके ठीक नीचे पाई जाने वाली ये सर्कुलर मसल्स लेयर होती हैं। ये सारी की सारी कैसी दिखाई दे रही है, वृत्ताकार। वृत्ताकार होने के कारण इनको नाम क्या दे दिया, सर्कुलर मसल्स लेयर कह दिया, ठीक है ना। और सर्कुलर मसल्स लेयर के ठीक नीचे की तरफ जो स्तर पाया जाता है उसको हम कह रहे होते हैं सब म्यूकोसा, या इसको हिंदी में कहा जाता है आधा श्लेष्मिका। इस स्तर के अंदर लसिका वाहिनियां होंगी, इस स्तर के अंदर रुधिर वाहिनियां होंगी, इस स्तर के अंदर तंत्रिका तंतु होंगे, इस स्तर के अंदर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जा रही होती हैं, ठीक है। और ये स्तर भी संयोजी ऊतक के द्वारा ही बना होता है। सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है वो क्या होगा, म्यूकोसा होगा। म्यूकोसा को अपन क्या कह रहे होते हैं, श्लेष्मिका कह रहे होते हैं। ये सबसे अंदर वाला स्तर होता है, और इसमें ये बहुत सारे क्या होते हैं, फोल्ड दिखाई दे रहे होते हैं। बीच वाला जो भाग होता है कैविटी के रूप में, इसको अगर हम चाहें तो ल्यूमेन कह सकते हैं। ल्यूमेन का मतलब होता है गुहा, इसके बीच में जो पार्ट है खाली, ठीक है। इसी वाले पार्ट से भोजन आगे जा रहा होता है एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक। इसका मतलब है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो गुहा टाइप स्ट्रक्चर है, वही गुहा टाइप स्ट्रक्चर क्या कहला रहा होता है, ल्यूमेन कहला रहा होता है, ठीक है ना। और ये जो म्यूकोसा होता है, इस म्यूकोसा में सबसे नीचे की तरफ आधार पटल, उससे ऊपर की तरफ आओगे, उससे तो क्या बन जाएगा वहां पर, जिसको हम कह रहे होते हैं उपकला, और इसके बाद में पेशी। अर्थात ये जो म्यूकोसा होता है ये भी 3 स्तर से बनता है। एक तो इसमें उपकला स्तर होता है, फिर आधारीय पटल होता है, फिर श्लेष्मिका पेशी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये सबसे अंदर की तरफ दिखाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ग्रास नलिका या ग्रशिका की डीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन काटें, तो ये सारा का सारा हमें स्फेरिकल दिखाई दे रहा होता है, एक गोलाई में दिखाई दे रहा होता है। और जब गोला स्ट्रक्चर गोलाई में दिखाई दे तो सारे स्ट्रक्चर कैसे हो जाएंगे, स्फेरिकल फॉर्म में हो जाएंगे। कितने स्तर दिखाई देंगे, 4। सबसे बाहर की तरफ सिरोसा होता है, उसके नीचे मसल्स लेयर होती है, उसके नीचे सब म्यूकोसा होता है, उसके नीचे या सबसे भीतर की तरफ क्या होता है, म्यूकोसा होता है, ठीक है। मसल्स लेयर 2 लेयर से बनी होती है। बाहर की तरफ ये लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स है, इसलिए लॉन्गिट्यूडिनल क्या कह दिया इसको, मसल्स लेयर। और इसके नीचे क्या होता है, सारी पेशियां कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, इसलिए सर्कुलर को हमने नाम क्या दे दिया, सर्कुलर मसल्स लेयर। इन दोनों पेशियों के अंदर या इस स्तर के अंदर जो पेशियां हैं उनमें क्या होता है, संकुचन, और उन संकुचन के कारण ही आहार नाल के इस वाले भाग में क्रमाकुंचन गति प्राप्त होती है, अर्थात पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिससे भोजन लगातार आगे की तरफ बढ़ सकता है। अगर इसमें पेशी स्तर नहीं हो तो क्या होगा, तब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति नहीं होगी। क्रमाकुंचन गति नहीं होगी तो बताइए भोजन आगे कैसे जाएगा। भोजन के क्या पैर होते हैं जो स्वयं चल पड़ेगा, नहीं ना। किसके द्वारा आगे जाएगा, क्रमाकुंचन गति के द्वारा। अर्थात पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है, भोजन को लगातार आहार नाल में आगे की तरफ भेजने का काम करता है, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जब हम ग्रास नाल को देखते हैं तो इसकी डीएस से काटेंगे तो इसमें हमें कितने स्तर दिखाई दे रहे होते हैं, 4। जिसमें सबसे बाहर वाला स्तर कौन सा होता है, सिरोसा होता है। नीचे वाला उससे मसल्स लेयर होती है, उससे भी नीचे वाला क्या होगा, सब म्यूकोसा होगा। और सबसे भीतर वाला जो स्तर होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, म्यूकोसा कह रहे होते हैं। और ये कौन सा स्तर होता है, नंबर 4 होता है, ठीक है। और इसको अगर आप चाहो तो हिंदी में श्लेष्मिका कह सकते हो। क्या कह सकते हो, श्लेष्मिका, ठीक है।
ये सबसे अंदर होता है, भीतर होता है। जैसे मैंने बताया सबसे बाहरी स्तर क्या है, सिरोसा है। इसके बाद ये दोनों मिलकर के मसल्स लेयर बना लिए। इसके बाद ये सबम्यूकोसा या आधा श्लेष्मिका, इसके सबसे नीचे की तरफ क्या हो गया, म्यूकोसा हो गया, ठीक है ना। तब देखिए सबसे पहला स्तर अगर आप लोगे तो सिरोसा से शुरू करोगे। तो जब भी हम ग्रास नाल की बात करते हैं तो ग्रास नाल से कौन सा वाला पार्ट जुड़ा होता है, आहार नाल का ग्रसनी, अर्थात मनुष्य में या मानव में ग्रास नाल की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी भित्ति में कितने स्तर पाए जाते हैं, 4 स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर कौन सा बताया था मैंने, सिरोसा, कहां पर होता है, सबसे बाहर होता है, ठीक है। और इसमें कौन इसे बना रहा होता है, तंतुमय संयोजी ऊतक बना रहा होता है। इसके बाद दूसरा कौन सा आता है, मसल्स लेयर, जिसको हम पेशीय स्तर कह रहे होते हैं। पेशीय स्तर में मैंने बताया था बाहर की तरफ तो ये कौन सी वाली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर होती हैं, इनको हम कह रहे होते हैं अनुलंब पेशी स्तर, अर्थात इसमें जो पेशियां हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, वर्टिकली अरेंज होती हैं। जैसे ये मैंने दिखा रखी है, ये सारी क्या है, वर्टिकल अरेंज है। नाम क्या दे दिया, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर। दूसरी इसमें जो लेयर होती है वो सर्कुलर होती है। सर्कुलर का मतलब क्या होगा, वर्तुलाकार या वृत्ताकार, जिसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं, वृत्ताकार पेशी स्तर। इसमें सारी पेशियां कैसी दिखाई दे रही होती हैं, वृत्ताकार दिखाई दे रही होती है, धारीदार आमने दिखाई दे रही होती है, ठीक है ना। इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, सर्कुलर मसल्स लेयर। ये दोनों पेशीय स्तर मिलकर के पेशीय स्तर बना रहे होते हैं और इन पेशियों में संकुचन के द्वारा आहार नाल में कौन सी गति या मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति कह देते हैं, ठीक है। इसके पश्चात सबम्यूकोसा, जिसे आधा श्लेष्मिका कहा जाता है, ये स्तर भी किससे बना होता है, संयोजी ऊतक से बना होता है। इसमें क्या पड़ी होती है, नर्व फाइबर होते हैं। इसके अंदर लसिका वाहिनियां होती हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अंदर कोलेजन तंतु होते हैं। इसके अंदर येलो इलास्टिन फाइबर होते हैं। इसके अंदर श्लेष्म ग्रंथियां या म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे भीतर वाला जो स्तर होता है, इसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं, म्यूकोसा या श्लेष्मिका कह रहे होते हैं। यह स्तर सबसे अंदर वाला होता है, इनर मोस्ट होता है। और ये किससे बना होता है, उपकला से। उपकला के बाद आधारी पटल, जिसको लेमिना प्रोप्रिया कह देते हैं, और आधारी पटल के बाद में श्लेष्मिका पेशी। ये तीनों मिलकर के किसको बना देते हैं, श्लेष्मिका स्तर को, जो इनर मोस्ट लेयर होती है किसमें, ग्रास नाल में, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो उपकला वाला भाग होता है ये स्तरित उपकला ऊतक से बना होता है, अर्थात इसको स्टैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज भी कह दिया जाता है, ठीक है। आरंभ में इस नलिका के अंदर भी सारी पेशियां, वो क्या नाम है, मसल्स कैसी होती हैं, रेखित होती हैं, ठीक है। और ये वाली जो नलिका है ग्रास नाल, ये ग्रास नाल आगे किसमें खुल जाती है, स्टोमक में या आमाशय में। इस ग्रास नाल में ये विशेषता होती है कि किसी तरह की कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती, अर्थात पूरी आहार नाल के अंदर इस ग्रास नाल वाले भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। इस नलिका में केवल म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो उस लेयर को स्मूथ बनाए रखती हैं। और जब इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है तो भोजन लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। वैसे तो आहार नाल के हम किसी भी पार्ट को टीएस में लें तो लगभग सभी में 4 ही स्तर होते हैं। अंतर ये होता है कि कुछ स्तरों में मॉडिफिकेशन हो जाता है, या तो मोटे हो जाते हैं या उनमें कोई लेयर बढ़ सकती है या घट सकती है, लेकिन बेसिक रूप से यही 4 लेयर होती हैं। अगर आप चाहे कोई भी पार्ट का टीएस काटोगे तो सभी में सिरोसा होगा बाहरी लेयर के रूप में, मसल्स लेयर उसके नीचे, सबम्यूकोसा उसके नीचे, और इनर मोस्ट लेयर के रूप में क्या होगा, म्यूकोसा, ठीक है। चाहे आप आमाशय का टीएस काटिए, चाहे आप छोटी आंत का टीएस काटिए, चाहे आप बड़ी आंत का टीएस काटिए, और चाहे अभी हमने किसका काटा है, ग्रास नाल का, सभी में कितनी लेयर हुई, 4 ही लेयर पाई जा रही होती है, ठीक है। क्लियर हो गया कौन सा वाला पार्ट,
ग्रासनाल। अब देखिए ग्रासनाल के बाद आगे की तरफ जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसको लेते हैं। मैंने अभी बताया था ग्रासनाल किसमें खुल जाती है, आमाशय में, और जब ग्रसनी से भोजन ग्रासनाल में निगलक द्वार के द्वारा पहुंचता है तो उस समय भोजन को श्वसन नलिका में जाने से रोकने का काम कौन करता है, एपिग्लोटिस कर रही होती है। कौन कर रही होती है, एपिग्लोटिस। और ये जो एपिग्लोटिस होती है इसको हम घाटी ढापन कह रहे होते हैं, घाटी ढापन अर्थात ढक्कन का काम कर रही होती है। ठीक है, जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं तो उस समय ग्लोटिस, जिसको मैंने कहा था घाटी, कौन ढक लेता है उसको, एपिग्लोटिस ढक लेता है। और ये किससे बनता है, कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। ठीक है, इस कारण से निगलते समय किसी भी तरह का फूड पार्टिकल ट्रैकिया में या श्वसन नलिका में नहीं जाता। अगर किसी तरह से कोई पार्टिकल चला भी जाए कभी, तो आपने देखा होगा वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टा पूरा का पूरा भोजन बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, उल्टी के रूप में। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो एपिग्लोटिस कार्टिलेज से बनी हुई संरचना ये किसको ढक के रखती है, ग्लोटिस को। तो जिस समय भोजन निगला जाता है ग्रसनी से, भोजन किस में जा रहा होता है, ग्रासनाल में। ग्रसनी से जब ग्रासनाल में जाएगा तो निगलक द्वार के द्वारा उसको निकला जाएगा, डिग्लूट किया जाएगा। तो उस समय जो ग्लोटिस है या घाटी है उसको किसके द्वारा ढक दिया जाता है, एपिग्लोटिस के द्वारा ढक दिया जाता है। ठीक है, जिससे कोई भी फूड पार्टिकल कहां पर नहीं जा पाए, ट्रैकिया में या श्वसन नाल में नहीं जा पाए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एलिमेंट्री केनाल का पार्ट आता है उसे हम आमाशय कह रहे होते हैं। क्या बोलेंगे, आमाशय। और इस आमाशय को स्टोमक कहा जाता है। ये स्टोमक कहां पर होता है, उदर गुहा में होता है। देखिए बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा होता है, ये एक थैली के आकार की संरचना के रूप में, और फिर ये यू आकार की क्या बन जाती है, छोटी आंत। यहां पर ये लीवर लगा होता है, लीवर से ये कोमंडक्ट यहां पर आ जाती है। और यहाँ पर ये कौन सी ग्रंथि लगी होती है, पैंक्रियास, जिसको हम आग्नेयाशय ग्रंथि कह रहे होते हैं। ये भी यहाँ पर खुल जाती है। और यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है इसको हम ओडाई का स्फिंक्टर कह देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम कह रहे होते हैं ग्रासनाल। क्या कह रहे होते हैं, ग्रासनाल, या इसका नाम होता है इसोफेगस। और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहला रहा होता है, आमाशय। ठीक, यहां से ये छोटी आंत शुरू हो जाती है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, ग्रहणी कह रहे होते हैं या डियोडिनम कह देते हैं। ये क्या होता है, यकृत होता है। ठीक है, इसको नाम क्या दिया जाता है, पित्त नलिका होती है। कहां पर खुल जाती है, छोटी आंत के यू वाले भाग में। और ये देखिए आग्नेयाशय नलिका होती है, पैंक्रियाटिक डक्ट, आग्नेयाशयी नलिका। और ये भी किसमें खुल जाती है, छोटी आंत के यू वाले पार्ट में, ग्रहणी में। ठीक है, यहां पर भी देखिएगा अपर्चर बाल होता है, इस बाल को कह रहे होते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओडाई वैज्ञानिक था, ओडाई की अवरोधनी या ओडाई का कपाट। ठीक है, इस तरह से हम किसके बारे में समझ सकते हैं, आमाशय के बारे में। अब देखिए यहां पर आमाशय के ऊपर डायाफ्राम लगा होता है। जैसे अगर हम हमारी बात करें तो ये ऊपर क्या है, वक्ष गुहा होती है, ये उदर गुहा होती है। यहाँ बिल्कुल ठीक पसलियों के नीचे एक डॉम से इस तरह से देखिए, अगर आप देखोगे ना तो इस तरह से एक ये क्या होता है, डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम होता है जिसे हम कह रहे होते हैं तनुपट। तनुपट को मस्कुलर स्ट्रक्चर भी कह दिया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर भी कह दिया जाता है। ठीक है ना, और ये डॉम शेप्ड होता है। डॉम शेप्ड का मतलब होता है गुंबद के आकार का। अब देखिए ये जो
डायाफ्राम होगा, डायाफ्राम के ठीक नीचे की तरफ जो कैविटी होती है उस कैविटी का नाम होता है एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा। अर्थात ये जो आमाशय होता है ये कहां पर होगा, ये ठीक डायाफ्राम के नीचे, जस्ट बिलो द डायाफ्राम इन एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी गुहा में, उदर गुहा में, ठीक है ना। अर्थात हम कह रहे होते हैं तनुपट के ठीक नीचे उदर गुहा में, इधर लेफ्ट साइड में बाईं तरफ थैले के आकार की संरचना को क्या कहा जाता है, आमाशय। ठीक है, आमाशय कह देते हैं। इसका मतलब जब भी आपसे पूछा जाता है आमाशय कहां पर होगा तो हम क्या बताएंगे, उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे बाईं तरफ बैग लाइक स्ट्रक्चर या थैले के आकार की संरचना के रूप में जो स्ट्रक्चर है उसी को हम आमाशय कह रहे होते हैं। ठीक है, इस आमाशय में देखिए डायाफ्राम को छेद कर या पेनिट्रेट करके ये जो इसोफेगस होता है आमाशय में खुलता है। क्या करके, डायाफ्राम को पेनिट्रेट करके यहां पर खुल रहा होता है, किसमें, आमाशय में। अब देखिए ये जो आमाशय होता है इसके भी हम 3 पार्ट बता रहे होते हैं। एक तो वो पार्ट होता है जहां पर ग्रासनाल खुल रही होती है, ये वाला पार्ट। इसके बाद एक पार्ट होता है पूरा का पूरा मध्य वाला पार्ट, जैसे ये दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कह देंगे, मध्य वाला भाग। और एक ये वाला पार्ट होता है जो छोटा होता है। इस वाले पार्ट को हम कह रहे होते हैं कार्डियक पार्ट। कौन सा पार्ट, कार्डियक पार्ट। ये मध्य वाला बड़ा पार्ट होता है, इसको फंडस कहा जाता है या फंडस पार्ट कह सकते हैं या फंडिक पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, या इसको फंडस भी कह दिया जाता है, फंडस पार्ट। और ये वाला जो भाग होता है इसको कह रहे होते हैं पायलोरिक पार्ट। कौन सा पार्ट, पायलोरिक पार्ट। ठीक, इसके बाद ये जो यू वाला पार्ट है ये छोटी आंत का भाग होता है जिसको ड्यूोडेनम या ग्रहणी कहा जाता है। अब देखिए हमें केवल अभी आमाशय के बारे में बताना है यहाँ पर। किसके बारे में, आमाशय के बारे में। ठीक है ना, इसमें जो कार्डियक पार्ट होता है इसको हम कह रहे होते हैं जठर आगमी भाग। जठर आगमी भाग का मतलब होता है आमाशय का वह भाग जहां पर भोजन प्रवेश करता है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ये कहला रहा होता है जठर निर्गमी भाग। आमाशय का वह भाग जहां से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, पायलोरिक पार्ट कह रहे होते हैं। और बीच का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या कहला रहा होता है, फंडिक पार्ट या फंडस पार्ट कहला रहा होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसमें कौन से वाले पार्ट को ले रहे होते हैं, कार्डियक पार्ट को। कार्डियक पार्ट को ले रहे होते हैं तो कार्डियक पार्ट में हमें क्या बताना होता है, अर्थात यह आमाशय का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, कैसा भाग होगा, आमाशय का छोटा भाग जहां पर ग्रास नाल खुलती है। जहां पर ग्रास नाल खुलती है इसी को कौन सा पार्ट कहेंगे, इसी को कार्डियक पार्ट कह देते हैं। कौन सा पार्ट कह देते हैं, कार्डियक पार्ट कह देते हैं। ठीक है, लेकिन एक विशेषता ये होती है कि जिस स्थान पर ये ग्रास नाल आमाशय में खुल रही होती है, जिसे आपने ये कार्डियक पार्ट कहा है, यहां पर कार्डियक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको कार्डियक बाल्व कहा जाता है। कौन सा बाल्व, कार्डियक बाल्व। और ये जो कार्डियक बाल्व होता है जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर भी कह देते हैं, यह कार्डियक बाल्व क्या करता है, भोजन को ग्रास नाल से आमाशय में तो आने देता है लेकिन आमाशय से भोजन को वापस ग्रास नाल में जाने से रोक देता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया।
आमाशय में तो भोजन को ग्रास नाल से आने देगा, लेकिन ग्रास नाल में वापस आमाशय से भोजन को जाने से रोकता है कौन सा वाल्व? कार्डियक वाल्व, जिसको जठर आगमी वाल्व या कपाट भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा होता है? फंडिक पार्ट। यह जो फंडिक पार्ट होता है ये काफी बड़ा होता है, अर्थात आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं आमाशय का अधिकांश भाग लगभग 80% किससे बना होता है? इसी भाग से बना होता है। इसी भाग से मीन्स मध्य भाग से, इसी भाग से बना होता है। ठीक है, और इसी भाग में पाचक रस स्रावित होते हैं। कौन से रस? पाचक रस स्रावित होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस भी कौन से वाले पार्ट में स्रावित हो रहे हैं? सीक्रेट हो रहे हैं फंडिक पार्ट में। अर्थात फंडिक पार्ट ही सबसे बड़ा होता है। पूरे आमाशय का लगभग 80% पार्ट कौन बना रहा होता है? मध्य भाग। अर्थात हम इसे मध्य भाग भी कह देते हैं। कौन सा भाग? मध्य भाग भी कह दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कौन सा वाला पार्ट बच गया? पायलोरिक पार्ट। यह आमाशय का सबसे अंतिम या आमाशय का सबसे लास्ट, या हम ये कह सकते हैं कि ये आमाशय का सबसे छोटा और अंतिम भाग होता है। यह भाग जठर निर्गमी भाग कहला रहा होता है, और यह भाग छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में, जिसे ग्रहणी या ड्यूोडेनम कहते हैं, उसमें खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पायलोरिक और ग्रहणी के बीच में जो अपर्चर होता है इसको पायलोरस कह देते हैं, और यहाँ पर भी कपाट लगा होता है। इस कपाट को पायलोरिक बाल्व कहा जाता है। कौन सा बाल्व? पायलोरिक बाल्व कहा जाता है। ठीक, ये बाल्व क्या करता है? ये बाल्व यहां से आमाशय से भोजन को छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में, जिसे ग्रहणी कह रहे होते हैं, उसमें तो भोजन को जाने देता है, लेकिन भोजन को विपरीत दिशा में नहीं लौटने देता। अर्थात छोटी आंत से भोजन आमाशय में ना पहुंचे, इसको रोकने का काम कौन करता है? पायलोरिक स्फिंक्टर या पायलोरिक बाल्व कर रहा होता है। और ये आमाशय का छोटा भाग होता है, अंतिम भाग होता है। ठीक है, कैसा भाग होता है? छोटा भाग होता है और अंतिम भाग होता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तीनों जब पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें मैंने बताया था पहला पायलोरिक, दूसरा फंडिक और तीसरा क्या बताया था, जिसको हमने क्या बोला था बताओ? पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा ये पायलोरिक हो गया। तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब देखिए यदि हम इस आमाशय का भी टीएस काटें तो इसमें भी हमें कितने स्तर दिखाई देते हैं? अर्थात इसमें भी कितने स्तर होंगे? 4 स्तर होते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था ग्रास नाल में मैंने ये कहा था आहार नाल के किसी भी भाग का अगर हम टीएस काटेंगे तो लगभग कितने स्तर होंगे? सभी में 4 लेयर्स होती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि कोई लेयर उसमें ज्यादा विकसित होती है, कोई लेयर उसमें कम विकसित होती है। ठीक है, लेकिन लेयर 4 ही होती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं आमाशय का टीएस काटने के बाद तो इसमें भी कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहर वाला सिरोसा, उसके नीचे मस्कुलर लेयर, उसके नीचे म्यूकोसा, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होता है? म्यूकोसा होता है। इसमें देखिए जो म्यूकोसा स्तर होता है यह है बलित एवं मोटा होता है। बलित एवं मोटा होता है। बलित का मतलब होता है फोल्डिंग कर जाता है। ठीक है, और कैसा होता है? मोटा होता है। इसका जो श्लेष्म उपकला है
कौन सा? श्लेष्म उपकला स्तर। ये स्तर स्तंभाकार कोशिकाओं से बना होता है। स्तंभाकार का मतलब होता है कॉलमनर सेल। कौन सी कोशिकाएं बना देती हैं? स्तंभाकार कोशिकाएं, या स्तंभाकार कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, साथ में हम ये कह रहे होते हैं कि ये जो स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं ये श्लेष्मल होती हैं। श्लेष्मल का मतलब होता है म्यूसिनेजिनस, अर्थात इन कोशिकाओं से किसका स्राव किया जाता है? श्लेष्मा का। श्लेष्मा मीन्स म्यूकस का। और ये जो श्लेष्मा होता है ये क्या करता है? आमाशय को स्वपाचन से बचाता है। आमाशय को स्वपाचन से बचाता है। स्वपाचन से बचाता है। स्वपाचन का मतलब क्या है? आमाशय का पाचन नहीं होने देता। ठीक है ना भाई, जैसे हम इसमें भोजन ले जा रहे हैं, भोजन का तो यहाँ पर पाचन हो रहा है, लेकिन क्या आमाशय का पाचन नहीं हो सकता जब वहां पर पाचक रस बनेंगे? तो इसलिए यहाँ पर जो उपकला स्तर की श्लेष्म कोशिकाएं जो स्तंभाकार होती हैं, जिनसे श्लेष्मा स्रावित होता है, यह श्लेष्मा भोजन के साथ साथ जो आमाशय है उस आमाशय को पाचन से बचाने का काम करता है। अर्थात आमाशय का जो आंतरिक स्तर जिसको हमने म्यूकोसा कहा है, इस म्यूकोसा को प्रोटेक्शन कौन दे रहा होता है? श्लेष्मा। कई बार आपने देखा हुआ ये कहा जाता है कि जो मांसाहारी लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग मांस खाते हैं और हमारी एलिमेंट्री केनाल भी मसल्स है, मस्कुलर है, तो लोग पूछ लेते हैं कि भाई मांस को कैसे पचा रही है, स्वयं क्यों नहीं पच पा रही है? तो उसका मेन कारण यही होता है कि यहाँ पर जो म्यूकोसा से स्रावित होने वाला श्लेष्मा होता है वह उसका वहां पर क्या कर रहा होता है? प्रोटेक्शन कर रहा होता है। वो उस आमाशय को स्वपाचन से बचाने का काम कर रहा होता है। अगर ये वाली लेयर यहाँ पर कैसी हो जाए, काम करना बंद कर दे, यहाँ पर टूट जाए या ये यहाँ से नष्ट हो जाए, तब क्या होगा? धीरे धीरे आमाशय भी पूरा या पूरी आंत ही गल जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये माना जाता है कि जो श्लेष्मा है ये आमाशय को किससे बचाने का काम कर रहा होता है? स्वपाचन से बचाने का कार्य करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट इसी में आप ये कह सकते हैं कि ये जो उपकला स्तर होता है इसमें लंबी एवं कुंडलित नलिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? नलिकाएं। जिन्हें ग्रंथियां कह देते हैं, ग्लैंड्स। क्या कह देते हैं? ग्रंथियां। जिन्हें ग्रंथियां कह देते हैं। ठीक है, और ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, जिनमें से एक तो कौन सी ग्रंथि होगी? जिसको नाम दिया जा रहा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ये जठर रस को स्रावित कर रही होती हैं। ये जठर रस कैसा होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। अब ये अम्लीय होता है तब भी आपने देखा है ये हमारी आहार नाल या आमाशय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि श्लेष्मा इस एसिड को क्या करता रहता है? न्यूट्रलाइज करता रहता है। अगर वहां पर श्लेष्मा नहीं बनेगा तो एसिड वहां पर इस आंत को या इस आमाशय को नुकसान पहुंचा देगा, अर्थात ये पूरी तरह से खत्म हो सकती है, गल सकती है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जो जठर रस बन रहा है ये कैसा होता है? मैंने अम्लीय। ये जठर रस अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इन ग्लैंड्स में दो तरह की सेल पाई जाती हैं। एक तो चीफ सेल्स, या इनका दूसरा नाम होता है जाइमोजिक सेल्स। ठीक है, इनके द्वारा जो स्रावित होता है उसको कह रहे होते हैं पैप्सिनोजेन। और इस पैप्सिनोजेन से क्या बनेगा? पैप्सिन्स बन जाते हैं। ठीक है, पैप्सिन क्या है? डाइजेस्टिव जूस का काम कर रहे होते हैं। दूसरी जो इनमें सेल्स होती है उन सेल्स का नाम होता है ऑक्जेंटिक। कौन सी सेल? ऑक्जेंटिक सेल, या इनका दूसरा नाम होता है पैराइटल सेल।
ठीक है। इनको हम यहाँ पर कह रहे होते हैं आम्लजन कोशिकाएं या भित्तीय कोशिकाएं। इनके द्वारा स्रावित होने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या होंगे, एसिड जिसको हम HCl कह रहे होते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहे होते हैं। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए ये जो गैस्ट्रिक जूस बनता है ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि इस जठर रस के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इस कारण से हम जठर रस को क्या कह रहे होते हैं, अम्लीय कह रहे होते हैं, या इसको एसिडिक कह रहे होते हैं। ये ग्रंथियां आमाशय के लगभग 80% भाग का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो आमाशय का 80% भाग किसके द्वारा बनाया जा रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड बताई थी मैंने, उनका नाम लिखा था पायलोरिक ग्लैंड। कौन सी ग्रंथि, पायलोरिक। पायलोरिक इस वाले पार्ट में पाई जाएगी, क्या नाम है, ये पायलोरिक पार्ट। इसलिए दूसरी ग्रंथि का नाम क्या दिया था, पायलोरिक ग्लैंड्स। और ये जो पायलोरिक ग्लैंड्स हैं इनके द्वारा म्यूकस को स्रावित किया जाता है। म्यूकस मीन्स श्लेष्मा। किसको स्रावित किया जा रहा है, श्लेष्मा को स्रावित किया जा रहा है। ठीक है, और ये श्लेष्मा क्या करता है, मैंने अभी बताया था एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक, दूसरी चीज इसके साथ साथ ये वाली ग्रंथियां आमाशय के कितने % भाग को बना रही होती हैं, 20% भाग को बना रही होती हैं। 80% भाग किससे भर रहा होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से भर रहा होता है, और 20% भाग आमाशय का कौन सी ग्रंथियां बना रही होती हैं, पायलोरिक ग्रंथियां बना रही होती हैं, जिनसे म्यूकस या श्लेष्मा को स्रावित किया जाता है, जो जठर रस के अंदर पाए जाने वाले अम्ल को न्यूट्रलाइज करता रहता है। इसलिए आमाशय की दीवारों पर किसी तरह का अम्लीय प्रभाव या अम्ल के द्वारा विपरीत प्रभाव नहीं होता। अगर जठर रस के अंदर श्लेष्मा या म्यूकस ना हो तो ये आमाशय को एसिड क्या करेगा, समाप्त कर देगा, अर्थात उसका पाचन कर देगा। ठीक है ना, गला देगा। आप ये बताइए कि कहीं पर भी एसिड अपन डाल देते हैं, यहाँ तक एसिड पत्थर को भी खराब कर देता है। तो ये बताइए, तो बहुत सॉफ्ट पार्ट है, मस्कुलर पार्ट है, इसको तो इजीली ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन उसको रोकने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर म्यूकस। अर्थात म्यूकस बराबर इस एसिड को क्या करता रहता है, न्यूट्रलाइज करता रहता है। इसलिए आमाशय के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात हम कह सकते हैं आमाशय का स्वपाचन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो आमाशय होता है, आमाशय में जो मस्कुलर लेयर होती है, जिसको हम कह रहे होते हैं पेशी स्तर, इसमें 3 तरह की पेशियां होती हैं। एक में लॉन्गिट्यूडिनल जो ऊपर की तरफ होंगी, दूसरा सर्कुलर जो इससे नीचे की तरफ होंगी, और तीसरा कौन होगा यहां पर, ऑब्लिक मसल्स। ये सबसे नीचे की तरफ होती हैं। ठीक है, अर्थात इससे पहले ग्रास नाल में मैंने वहां पर मसल्स स्तर में केवल 2 ही लेयर बताई थी, अनुदैर्घ्य पेशियां और वृत्ताकार पेशियां। लेकिन आमाशय की अगर हम टीएस काटे तो इसमें मस्कुलर लेयर या पेशी स्तर मोटा होता है, क्योंकि इसमें कौन सी वाली पेशियां और जुड़ जाती हैं, त्रियक पेशियां जुड़ जाती है, ऑब्लिक मसल्स जुड़ जाती हैं। इसीलिए आमाशय की जो भित्ति होती है ये कंपैरिजन कैसी होती है, थिक होती है। और थिक क्यों होती है, क्योंकि देखिए नेचुरली यहाँ पर भोजन लगभग 3 से 4 घंटे स्टे करता है। जब 3 से 4 घंटे स्टे करेगा तो क्या होगा, इसको मोटा बनाना पड़ेगा, जिससे भोजन की आसानी से चर्निंग होती रहे। ठीक है ना, तो ये कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, आपका स्टोमक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसको आप डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के साथ इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके।